नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पिछले 2-3 दिनों से देश के कई शहरों में हिंसा की आग की तस्वीरें सामने आई। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया तो पत्थरबाजी हुई और आगजनी तोड़फोड़ से तनाव पैदा किया गया। हैरानी इस बात को लेकर है कि अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा का पैटर्न एक ही है। एक तरफ देश जब तेजी से विकास की राह पर दौड़ रहा है, विपक्ष की पीएम मोदी को गालियां और आरोप भी विकास के रथ को नहीं रोक पा रहे हैं। और इन सब के बीच में अगर देश में इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल पैटर्न को लेकर भी है, क्योंकि एक ही पैटर्न पर हिंसा हो रही है और इसीलिए सवाल बहुत पुरजोर तरीके से उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनके विकास के एजेंडे के खिलाफ सारे हथियार जब फेल हो गए तो 2024 के सियासी महायुद्ध को जीतने के लिए अब हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। हम अपने मेहमानों के साथ इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए शहर दर शहर रामनवमी पर हुई हिंसा की स्थिति को बताने के लिए एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से होते हुए जो हिंसा की आग बंगाल और गुजरात तक पहुंची, उसने बिहार और झारखंड को भी नहीं बख्शा। पहले इन 8 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक हिंसा की साजिश का ताना बाना बुना गया, शहरों को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया। संभाजी नगर में रामनवमी से पहले बवाल हुआ, कुछ जगहों पर रामनवमी के दिन उत्पात मचाया गया, लेकिन बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के अगले दिन विवाद हुआ, तनाव पैदा किया गया, 2 पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद का नतीजा आपके सामने है। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने इलाके में तोड़फोड़ की, हंगामा और पत्थरबाजी की, दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए, पत्थर के टुकड़े लगभग 100 मीटर तक बिछे हुए हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे उन्होंने इस पूरे इलाके को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। मस्जिद है, मस्जिद की छत के साथ साथ जो आसपास की छत थे वहां पर लोगों ने बाकायदे ईंट जमा कर रखी थी और इसके बाद यहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उधर बंगाल में हुए बवाल पर भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी राज्य की ममता सरकार पर हमलावर है। मैं ऑलरेडी फील एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये सुनने वाला बात नहीं है। ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, पुष्टिकरण का राजनीति करता है। रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया। सियासत के बीच कई सवाल भी सुलग रहे हैं, जैसे शहर शहर हिंसा का सेम पैटर्न कैसे? पहले नारेबाजी, फिर पत्थरबाजी, फिर आगजनी, हर जगह एक जैसी तस्वीरें कैसे? क्या ये साजिश 24 की किसी नापाक प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विरोधी मोदी के विकास से हार गए अब वो हिंसा का सहारा लेकर प्रगति के पथ के एजेंडे से देश को डाइवर्ट करने की चाल चल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने तफसील से रिपोर्ट देखी और आप मामले को भी समझ गए होंगे, लेकिन चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि कैसे हिंसा वाले इलाकों में एक जैसा पैटर्न दिखाई दिया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गुजरात और या फिर रांची झारखंड। यहां पर आप देखिए कि कैसे एक जैसे पैटर्न पर इस पूरी हिंसा की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिर्फ दिनांक अलग अलग हो सकती हैं, तस्वीरें एक जैसी हैं और इससे पता चलता है कि सोच समझकर ये सारी चीजें कैसे अंजाम दी गई होंगी। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी, गड़बड़ी करने वालों का पता लगाने के लिए कहा गया है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। नालंदा और सासाराम से जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिएक्शन सुनिए। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में
6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया है, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हिंसा के पूरे पैटर्न को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, या फिर झारखंड ही क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र क्यों ना हो, एक ही पैटर्न पर सब कुछ हुआ। पहले पैटर्न को समझिए, भीड़ में कैसे घुसा जाता है, फिर उसके बाद नारेबाजी होती है, झड़प की जाती है, फिर तनाव पैदा किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है और तोड़फोड़ किया जाता है। आपने जितनी भी तस्वीर देखी, आपको यह पूरा पैटर्न जरूर दिखा होगा, कैसे इसी पैटर्न पर इस पूरी हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया। ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या इसके पीछे कोई टूल किट गैंग एक्टिव हो चुका है क्या वो सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की चीजें कर रहा है क्या? क्योंकि हर जगह पर एक ही चीज कॉमन होना सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। हर किसी घटना में कैसे पत्थर का वैसे ही इस्तेमाल किया गया, कैसे उसी तरीके से आगजनी गाड़ियों में की गई, सवाल यह भी है। और सवाल यह भी है कि क्यों जानबूझकर रामनवमी को ही टारगेट करते हुए तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल कि क्या एक पैटर्न या फिर टूलकिट के जरिए इस पूरी कार्रवाई को या पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। सौरभ सिकदर हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़ गए, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। अरुण कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के महासचिव हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और आदिल नजीर खान हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सौरभ सिकदर साहब आप ही से करते हैं, क्योंकि हर शहर में कहानी एक ही है, तस्वीरें एक ही जैसी सामने आई, उनके एग्जीक्यूशन का तरीका एक ही सामने आया। तो सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई टूलकिट गैंग काम तो नहीं कर रहा है, जिसने सोच समझकर इस तरह के एक मौके को चुना और जब सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया एक ही पैटर्न पर। देखिए, सभी को नमस्कार। और देखिए, ये आपने बहुत चिंता करने वाली बात किया है कि ये तो सही है, पटना हो या हावड़ा हो या बड़ौदा हो, क्यों बार बार प्रभु श्री राम के जो यात्रा पावन यात्रा निकाल रहा है वही टारगेट हुआ जा रहा है। क्या इसका एक कारण तो ये नहीं कि आज राम के नाम पे सारे जैसे देशभक्तों और जो हमारे राष्ट्रवादी चेतना के लोग हैं वो इकट्ठा होके अलगाववादियों के पीछे अलगाववादियों के खिलाफ खड़े हो गए और दूसरे तुष्टीकरण के राजनीति है। जैसे मेरे स्टेट बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति तो शुरू से चल रहा है। जब से ममता बनर्जी सीएम बने हैं तब से ममता बनर्जी खुलेआम मीडिया में बोला है, जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। तो जो सीएम इस टाइप का बयान मीडिया में दे सकते हैं, उसके बाद जो है क्या हो सकता है उसका नतीजा सामने आ रहा है। रामनवमी के दिन जो धरना हो रहा था, वहां से मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि ये रामनवमी का जो जुलूस है वो कोई मुस्लिम एरिया से ना जाए। क्यों मुस्लिम एरिया से जाने के लिए देश में कोई दूसरा कानून लागू है क्या? जब मुस्लिमों का और कोई अल्पसंख्यक का कोई जुलूस निकालता है, धर्मीय जुलूस, हाँ। तब क्या उसको बोला जाता है अब हिंदू इलाका से ना जाए? ठीक है, तो ये ध्रुवीकरण। सिकदर जी, ममता बनर्जी का तो हाल कुछ यूं है इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिमों के घर पर अगर हिंसा हुई तो वो बहुत सख्ती से निपटूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। लेकिन फिर यही बात उन्होंने हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं की? मानव जी, ये बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है कि बंगाल आज हावड़ा में इस तरह से चल रहा है। माध्यम से पूरे देश को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाजपा ही नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये आज तक में कवर किया था, आज तक में लाइव है। ये हमारा राम यात्रा है, 30 तारीख को सुबह उसी रास्ते से ये रामनवमी के दिन हमने राम यात्रा निकाली और हमने बोला, हमारा नारा था, राम जी की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। और हम लोगों ने धनुष बनाई थी, राम धनुष, हाँ, शिव धनुष बनाया था, जिसमें हमने कलम दिखाया था। हमने कलम की तलवार बनाई थी जी, और हम लोगों ने कम से कम 10,000 कलम बांटे थे। हाँ। और सुन लीजिए, ये खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमारे रास्ते पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये देखिए,
ये देखिए फूल बरसा रहे हैं। नहीं सर, ये तो हमारे ये देश की देखिए। खूबसूरती है, लेकिन नहीं, हमारे सुनिए, देश की देश की खूबसूरती पर खूबसूरती- दाग तब लग जाता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि रमजान पर अगर मुस्लिम घर पर हिंसा होती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जबकि राज्य का हर शख्स उनके लिए एक बराबर होना चाहिए। हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं कहा? वो कह देती है कि अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और अगर उस पर पथराव हुआ या फिर किसी तरह की हिंसा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बयान उन्होंने क्यों नहीं क्योंकि दिया? देखिए सबसे सुंदर सी बात है, आपने बहुत बात बोली, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ। पूरे देश में आपने एक चीज बोला ना, टूल किट। और मैं आपको बताता हूँ टूल किट कौन है। हाँ। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, भाजपाई टूल किट है। मतलब मोदी जितने जी, हिंदू हैं वो सारे मोदी जी टूल की किट बात है। आप कर रहे हैं। स्वामी सुनिए, चक्रपाणी जी, अब सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। हाँ नहीं मैं तो सुन रहा हूं सर, पूरा देश सुन रहा है और देश सुनने से ज्यादा आपसे जवाब चाहता है कि हावड़ा क्यों जल रहा मैं है। जवाब दे रहा हूं, तो जवाब मांग रहे हैं ना, तो जवाब हाँ। दे रहा हूं। अनइंटरप्टेड सुनने नहीं की क्षमता आप रखिए। क्या होता है कि सर आपने आप बोला पॉलिटिकल मोदी व्यक्ति हैं साहब, और आप नहीं, पॉलिटिक्स से मोदी ऊपर उठ नहीं पा रहे ना। political व्यक्ति हैं, आपके जवाबों में सिर्फ political बीजेपी व्यक्ति पर हैं। आरोप शामिल मैं है। इंसान ठीक है, नहीं हूं। बीजेपी जिम्मेदार होगी, लेकिन मैं आप हिंदू नहीं हूं। कानून व्यवस्था मैं तो हिंदू आपके नहीं हाथ हूं। में ना सर, बंगाल नहीं, की क्या? कानून व्यवस्था आपके हाथ में ना सर। बिल्कुल है, इसीलिए इनको जलन है, इसीलिए इनको ईर्ष्या है, इसीलिए पूरे देश में आग नहीं कर रहे हैं। ठीक है सौरभ जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। आप जलन के चलते करवा रहे हैं ये सब। कम्युनल मॉडल है, कम्युनलाइज करो, हिंदू को वोट बैंक बनाओ। ठीक है, एक मिनट मानव जी, सौरभ जी प्लीज बहुत जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आप जलन के चलते सुन लीजिए, सुशासन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल वोट में। बैंक है, अब हिंदू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये बीजेपी अब हम लोगों को हिंदू वोट बैंक बना के रखी है, कुछ नहीं कर रही है हिंदुओं सौरभ के जी लिए। अपनी बातों को कहिए, गैस मेरे का पास दाम वक्त लिमिटेड है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हैं। ठीक है हमारे मानव बीच जी, में आपने हिंदू अपनी बात मुस्लिम को कह करवा लिया, रहे हैं। आपके आरोपों पर जवाब तो लीजिए। मानव जी अपने आरोपों पर जवाब तो ले लीजिए। क्या जवाब देंगे? पूरे देश में आग से निकल के ठीक है, जवाब अरे देंगे। उनके जवाब आप क्यों दे रहे हैं? बहुत जल्दी से सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि जो हुआ उसके जवाब जिम्मेदार पूरा देश बीजेपी है इनको। है। बीजेपी है, हिंदू हाँ, तो विश्व हिंदू उसके परिषद है या हिंदू संगठन है? दोहरा चरित्र वाले धोखेबाज हिंदू बीजेपी। बहुत अच्छा है, हम तो इसीलिए एनआईए इंक्वायरी का मांग किया है। हाँ। इंक्वायरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किया है? हम यही इसको बोल रहे क्यों हैं। इसमें आपत्ति ये है? तुरंत ये बोलेंगे, भी बोला कि CBI ठीक है, कुछ नहीं एनआईए होगा। इंक्वायरी करे, हम बोल जो रहे हैं, दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, ठीक है एक मिनट मानव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मानव जी आ रहा हूँ, दूसरे भी गेस्ट हैं। ठीक है, दूसरे भी गेस्ट हैं मानव जी, दूसरे भी गेस्ट हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी चक्रपाणी जी, वो कह रहा है कि पूरे देश में हिंसा का पैटर्न एक ही है। अरे सर प्लीज आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए इनकी, ये चुप नहीं होंगे। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, पूरे देश में चूंकि हिंसा का पूरा पैटर्न एक नजर आता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई टूलकिट काम कर रहा हो, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि हिंदू संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। कहा जाता है कि आप मुस्लिमों के इलाके में गए क्यों रैली लेकर? देखिए अनुराग जी, टूलकिट गैंग की जो बात आई है, बिल्कुल टूलकिट गैंग का ये काम है। टूलकिट गैंग का नेता कौन है? नेता बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं ममता बनर्जी हैं। आप जरा सोचो कि जिस प्रकार से, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं कि मुसलमानों की घर पे कुछ हुआ तो आप छोड़ेंगे नहीं। अरे आप कैसे तय कर लिया कि हिंदुओं को अपराधी मान लिया भाई? और सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है, ये सच्चाई ये है कि अंदर रूप से पूरी तरह जिहादी मानसिकता के लोगों से मिले हुए हैं और मिल करके हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। आप बताइए, अपने ही देश में हम रामनवमी नहीं मना सकते, अपने ही देश में हम हनुमान जयंती नहीं, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, तो कहां जाएंगे भाई? पाकिस्तान में जाएंगे? अगर पाकिस्तान में हमें जाना होता तो जिसको आपत्ति हो चले जाए ना पाकिस्तान। ये जो टीएमसी के चंगुल में बैठ करके और हिंदू संगठनों पे आरोप लगाते हैं, इनको सोचना होगा कि देश राम का है, ये देश राम का है, देश कृष्ण का है, देश ये जो है जो देश माता सीता का है, का पहला अधिकार, देश राधे कृष्ण का है, आप जो देश सिया राम का है, लगा रहे हैं, देश सबका है सर, और देश में सबको अपने त्योहार मनाने की इजाजत भी है। बिल्कुल है, इजाजत है बिल्कुल, लेकिन आप जरा सोचो कि मस्जिदों से ही या ये देश नहीं समझते हैं। ठीक है, आज तक ताजिया में अनुराग जी, आदिल नजीर खान साहब, आदिल नजीर खान साहब, किसी पंथ विशेष पर यह टिप्पणी करना कि सिर्फ उसकी तरफ से हमले किए गए, ये ठीक नहीं। बावजूद इसके सवाल यह है कि क्या जो हिंदू संगठनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जानबूझकर अपनी इस तरह की रैलियों पर या शोभा यात्रा पर या अपने धार्मिक आयोजनों को खराब कर रहे हैं क्या?
वो अपनी रैलियों पर खुद पत्थर बरसा रहे हैं क्या? क्योंकि जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो या तो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहा है या फिर हिंदू संगठनों पर ठीकरा फोड़ रहा है। अनुराग जी देखिए, सबसे पहले मैं तो यही बात रखना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने डिबेट की शुरुआत की ना, मुझे वो पूरी तरह से स्पष्ट था कि आपको इस शो को स्पॉन्सर इस तरीके से किया गया है कि आप पूरी अपोजिशन को आप बना दीजिए कन्विक्ट और बीजेपी को आप विक्टिम बना दीजिए। सुनिए मेरी बात यहां क्लियर है। एक ही स्टेट में एक ही जगह पे दो शोभा यात्राएं निकाली जाती है। एक पहली निकाली जाती है जिसमें वो लोग यात्रा निकालते हैं जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, उसमें मुसलमान भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन दूसरी यात्रा निकाली जाती है जो सोची समझी साजिश के तहत निकाली जाती है, जिसमें ये बिल्कुल मंशा रखी जाती है, सोच रखी जाती है कि दंगे करवाई जाएंगे और हिंदू मुसलमान का डिबेट। अच्छा, मतलब ये शोभा यात्रा इसलिए निकाली गई थी कि यहाँ पर ये दंगा करवाया जाए, आप ये कह रहे हैं? अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि वो 2026 की वो घड़ी दूर नहीं है जब ये इस देश की आवाम इस बीजेपी सरकार से सवाल पूछेगी कि 10 साल में आपने कितने स्कूल बनाए, 10 साल में आपने कितने जॉब दिए, 10 साल में आपने कितने अस्पताल बनाए, 10 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, 10 साल में आपने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो घड़ी दूर नहीं है। उस घड़ी को जब जवाब देने का समय आएगा तब यही डिबेट बोला जाएगा, देखिए हमने हिंदुओं के लिए वो किया, हमने नहीं। आदिल नजीर खान साहब ऐसे कहने के लिए बहुत कुछ, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है, आप जो तमाम दलीलें दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंसा हो रही है उस पर चर्चा ना की जाए। और सवाल ये है जो स्वामी चक्रपाणी भी उठा रहे हैं कि भैया यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अगर राम के नाम पर त्योहार ना मनाए तो क्या पड़ोसी मुल्क में जाके मनाएगा? हम कह रहे हैं हर एक को हक होना चाहिए त्योहार मनाने का, किसी को कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, जब भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसे लोग जब भी सर, सवाल वही है ना, आप उसका दूसरा पहलू दिखा रहे हैं ना। सवाल वही है ना कि क्या हिंदू संगठन अगर निकालते हैं तो कोई टूल किट ऐसा काम कर रहा है जो सोच समझकर हमला करता है और एक ही पैटर्न में हमला करता है? उसमें लोगों को ऐसे घुसाया जाता है, जो पिस्टल लेके जाते हैं, उसमें जो पत्थर लेके जाते हैं, जो यहां से भड़काते हैं, जो यहीं से शुरुआत करते हैं। बड़े पाक साफ है सर दूसरे पक्ष वाले लोग, दूसरा गुट बड़ा पाक साफ है। मतलब आप शोभा यात्रा में खुद जा रहा है व्यक्ति और अपने ऊपर पत्थर गिरा रहे हैं। गजब बात कर रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट आदिल नजीर साहब, एक मिनट। मानव जायसवाल में आ रहा हूं आपके पास, मानव जायसवाल में आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। आदिल नजीर साहब, मतलब हिंदू संगठन जो ये रैली निकाल रहे हैं इसमें अपने ऊपर खुद पत्थर गिरा ले रहे हैं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू संगठन नहीं है ये भाजपा ही संगठन है। बोलिए भाजपा की संगठन है, हिंदू संगठन उपलब्ध है। और मेरे लिए ना वो भाजपा के ना वो टीएमसी के, मेरे लिए वो सारे भक्त हैं जो राम भक्ति के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे। थोड़ी करेंगे इसे। हिंदू की सोच नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी भी यही सोच है क्या कि जो निकाल रहे हैं जुलूस या फिर जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वो सारे खुद ही दंगाई हैं, अपने ऊपर पत्थर गिरा रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। अनुराग जी, जब सरकार कोई भी और जो भी सरकार या राजा गलत को गलत ना कहे और सही को सही ना कहे और गलत को अपने फायदे के लिए सही कहने लग जाए तो उसकी प्रजा के अंदर ऐसा आक्रोश आना स्वाभाविक हो जाता है जो आज है। मुझे याद आती है एक कवि की बात कि टीवी में, बाजारों में, डोली दुल्हन कहारों में, घाटी में, पहाड़ों में, गांव में, गलियारों में, भाषण में, कविताओं में, धीरे धीरे बोली जनता पिसती मजहब के गलियारों में। जब इस तरह की राजनीति का तुष्टीकरण शुरू हो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, हिंदू वर्ग का हो या किसी वर्ग का भी हो, और उसके ऊपर सरकार तमाशबीन बनी रहे और तमाशा बनकर उसका मजा ले और वोटों की राजनीति के लिए उनके खुद के बयान देने लग जाएं और दूसरों के बयानों को उजागर करें लेकिन अपने बयानों पे बात ना करें। तो सर बयानवीर कौन नहीं है आज? हो जाती है नहीं, आज बयानवीर कौन नहीं है चंद्रमोहन शर्मा जी? राजा को सरकार गिराने के लिए लोकतंत्र में संविधान का उल्लंघन करके रात के अंधेरे में राज्यपाल का इस्तेमाल करके सरकार गिराई जा सकती है। अरे सर, आपकी अलग टीस है। मैं सर सवाल सीधा पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो हमले हो रहे हैं इसमें आपको लगता है कि टूल किट है या फिर हिंदू संगठन ये जानबूझकर करवा रहे हैं? चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको लगता है टूल किट है या जानबूझकर करवा रहे हैं हिंदू संगठन? का किसको बेनिफिट होता है? हिंदुस्तान में आज तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठा रहा है? भाजपा उठा रही है। नहीं तो सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर किसने दिया था सर? लगाने को तैयार नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर राजनीति में किसने दिया था? तो इस पे अंकुश लगाता। क्यों हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कार्रवाई नहीं होती? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि सरकार नपुंसक है? उसके रहते हुए बयान बीज उठते हैं
और सरकार नहीं देते। जब गोली मारो सालों को मंत्री बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री से बड़े गृह मंत्री ये कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ और आवाज पाकिस्तान तक जाए, तो उसका असर स्टेट गवर्नमेंट की ओर पे नहीं पड़ेगा। अरे सर, तो स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान तक आवाज जाएगा? पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर हम खुली चुनौती देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या दर्द है क्या आपका जिम्मेवारी इसको लेकर? गंभीरता के साथ इस पे मैं आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं, मैं अच्छा खासा वक्त दिया मैंने आपको। करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे साथ आरजेडी के महासचिव भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं सर। लेकिन अगर इतनी सारी चीजों में अगर सिर्फ कम्युनल बातें होंगी तो शायद राज्य सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी। मुझे आप ये बताइए कि बिहार की सरकार कर क्या रही थी, अरुण कुमार यादव जी? क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत संवेदनशील इलाके माने जाते हैं ये, लेकिन अगर हिंदू त्योहारों पर पुलिस प्रशासन कदम नहीं उठाएगा तो शायद तस्वीरें वैसी होंगी जो सासाराम और नालंदा में देखने को मिलेंगी। क्या वो सरकार नाकाम नहीं है फिर? अरे सर मैं पूछ रहा हूं ना, आप एक मिनट, मैं पूछूंगा, वही सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है? अरुण यादव पे डिबेट कीजिए ना, महाराष्ट्र पे डिबेट करिए सर, बिल्कुल बिल्कुल वहां पर डिबेट बिल्कुल वहां पर डिबेट होगी, आप शांति तो रखिए। मैं आरजेडी के प्रवक्ता से क्या महाराष्ट्र का पूछूं? गजब कर रहे हैं। देखिए जो स्थिति पूरे देश में रामनवमी के दिन जो उपद्रव मचाई जा रही है जी, आपने कहा कि टूल किट का प्रयोग आपने किया शब्द का जी, मुझे भी लग रहा है कि ये टूल किट ही है। और ये टूल किट जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने प्लांट किया है उसी का नतीजा है कि पूरे देश में ये रामनवमी के दिन ये दंगे हो रहे हैं। और ये दंगे हो नहीं रहेंगे, दंगे करवाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस और भाजपा के लोगों को। इसके लिए आधार तो अमित शाह, हम तो बिहार में देखे हैं कि अमित शाह का दौरा लगातार जो हो रहा था, तो अमित शाह ने यही ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि रामनवमी के जुलूस के दिन जाकर के मस्जिद के समीप आप तो गजब बात कर रहे हैं। वहां पर गृह मंत्री जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपके जो मुख्यमंत्री है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो हल्ला गुल्ला नहीं, तो आपके मुख्यमंत्री चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? अमित शाह ने जो प्रयोग अपने गृह क्षेत्र में किया था, गुजरात में किया था, वही बिहार में प्रयोग करना चाह रहे हैं। यहाँ एक बात बताइए, इस दंगा से किसको फायदा होने वाला है? ये कह रहे हैं कि मोबिलाइज कर रहे हैं वोटर को मोबिलाइज ये अमित शाह करवाने के फेर में है कि बिहार में हमारे सर फेवर में हो जाए। एक मिनट लोग अरुण जी, यहाँ पर फेलियर सरकारों का है, चाहे वो कोई सी भी राज्य सरकार हो, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर है। ये सीधे तौर पर चाहे वो सरकार किसी की भी हो, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर है, उसके पुलिस प्रशासन का फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भर्ती किया है, बात का कोई दस्तावेज है तो आप उसको पेश कीजिए, नहीं तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। आप देश के गृह मंत्री का नाम जब पेश तक करके बोल आप सकते हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं करिएगा तो ये सब घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। सर्वप्रथम सरकार और चुनाव आयोग, न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकते। सौरभ सिकदर जी प्लीज। देखिए, मैं आरजेडी का प्रवक्ता जी को बोलना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के नाम पे नेशनल चैनल में बैठ के उसने जो आरोप लगाया है, या कोई प्रमाण है तो वो प्रमाण कीजिए, नहीं तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। आप बिना आधार के किसी व्यक्ति के नाम पे ऐसे नहीं बोल सकते, जबकि वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री हो। हम नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ने करवाया है। जरूर नीतीश कुमार जी का लैप्स हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर उससे संभाला नहीं जाता है, लेकिन आपने किस आधार पे बोला है अमित शाह जी के बारे में, आपको ये कहना पड़ेगा। पूरा देश सुनना चाहता है। पूरा अरुण जी जल्दी से प्लीज। पूरा देश जान रहा है कि जो, अरे सर आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा, आरोप लगाने से थोड़ी होगा। सच्चाई ये है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश कुमार के हाथ में ना, और इसी सुशासन के दम पर तो सरकार बनाई थी, और आज कहां है सुशासन? आज भी सुशासन है। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मानव जी प्लीज। लेकिन दंगे प्रायोजित करवाए जाते हैं, और ये दंगा बिहार में जो दोनों जगह दंगा हुआ है। नहीं चंद्रमोहन जी, मुझे अच्छे से याद है, अभी अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे दंगे होते नहीं है, करवाए जाते हैं। तो वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी क्लियर कीजिए, क्या सत्तासीन पार्टी करवाती है, विपक्ष वाले करवाते हैं? चंद्रमोहन जी भाजपा के बंधु हैं, मित्र हैं। जब वो अपने वक्तव्य को रख रहे थे तो वो ममता बनर्जी का नाम खुले तौर पे ले रहे थे, और इसी डिबेट के अंदर जब एक विपक्ष की पार्टी के नेता ने गृह मंत्री का नाम ले लिया तो वो टैक्टिक्स क्या खेल रहे, प्रेशराइज की कि माफी मांगो।
यही मैंने जो पहले वक्तव्य में कहा था कि जब सरकारों का नेतृत्व करने वाली सरकारों के प्रधान गलत को गलत ना कहें और सही को सही ना कहें और गलत बात को अपने फायदे के लिए सही कहने लग जाएं, ये आपका बीजेपी से कॉन्फ्लिक्ट अलग है सर, लेकिन मेरा मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं ट्वीट करके, चंद्रमोहन शर्मा जी, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि दंगे करवाए जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा है? क्या सत्तासीन पार्टी या विपक्ष, किसका इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप? देखिए, आज आप भी जानते हैं अनुराग जी की मजहब की जो राजनीति और राजनीति में जो मजहब का तुष्टीकरण भाजपा ने 2014 के बाद पैदा करा, क्या उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट मतलब पहले दंगे नहीं होते थे? सुप्रीम कोर्ट के आगाह करने के बाद नहीं, क्या आप तो सर देश में इतने सालों तक सत्ता में रहे, पहले दंगे नहीं हुए की कोशिश करी? जब देश के अंदर राष्ट्रपिता को आज भी गाली दी जाती है और राष्ट्रपिता को सरेआम गोली मारकर उसको हत्यारा कहा जाता और उसका विरोध ना करा जाता हो, ठीक है, देश का महिमा मंडल नथुराम गोडसे से लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, हर सवाल का जवाब एक ही है, भले ही स्थिति चाहे जो भी हो, पिटा चाहे जो भी हो, जिसके भी धार्मिक आयोजन खराब हुए हो स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन जवाब एक ही है कि करने वाली या तो बीजेपी है या तो हिंदू संगठन है। आराम मानव जी, आराम प्लीज। अपनी निकम्मापन को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो हिंदू संगठनों पे डाल दिया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या हम रामनवमी को राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकाले, क्या आप जो है हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा हनुमान जी का ना निकाले, या कोई त्योहार होली दीपावली न मनाए? आप जरा सोचिए अनुराग जी, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि आज तक किसी ताजिए पर मंदिर पे पत्थरबाजी हुई हो, किसी हिंदू ने बेवजह पत्थर मारा हो। लेकिन इस हिंदुस्तान में कथित रूप से बहुसंख्यक है, लेकिन यही धर्मनिरपेक्ष जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझ के मुस्लिम तुष्टीकरण कराते हैं और जिहादी मानसिकता के लोगों को उकसा करके और जिहाद करवाते हैं। ये चाहते हैं कि देश कजवाए हिंदुओं ने, ये चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो और हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाए, मारा जाए, धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसीलिए हमारे हर हिंदू त्योहारों पे इस प्रकार के होता है। और जो हिंदू होकर के धर्मनिरपेक्षता की और बेवजह बात कर रहा है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहा है, उससे बड़ा भागा कुछ नहीं होगा। आने वाले वंश उसको गालियां देगा, आने वाला वंश उसको धिक्कारेगा। इस प्रकार से जो गजवाए हिंद बनाने के राह पे टूलकिट के काम कर रहे हैं और एजेंडा चला रहे, धिक्कार है। ठीक है मानव जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आदिल नजीर खान साहब, मुझे ये बताइए, जो संभाजी नगर की घटना थी, उस घटना को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि रात के वक्त में कैसे रामनवमी को लेकर तैयारियां ही की जा रही थी। कुछ युवक, कुछ पक्ष के लोग अचानक आ जाते हैं, उसके बाद घासुनी होती है और फिर मारपीट तक नौबत पहुंच जाती है, आंखजनी कर दी जाती है, डराया धमकाया जाता है। उसके बाद यही जो पूरी कहानी है वो रामनवमी के दिन और उसके अगले दिन हो जाती है। तो इसमें कहां पता चलता है कि भाई वही लोग सब कुछ करवा रहे हैं, करने वाला दूसरा गुट आ रहा है, उसको उसकी तरफ शायद आपकी निगाहें नहीं है, आपकी नजरों करम नहीं है। देखिए अनुराग जी, आप टाइम्स नाउ पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वहां तनख्वाह मिलती है, आपको वहां फायदा मिलता है, आपको वहां बेनिफिट मिलता है। और आजकल देश के अंदर जो भी हो रहा है ना, जहां भी दंगे हो रहे हैं, जो भी मसले किए जा रहे हैं, ये जानबूझ के किया जा रहा है और इसका फायदा एक ही पार्टी को हो रहा है। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इसमें तो आदिल नजीर खान साहब एक मिनट सुनिए। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में और जब दंगे हुए थे वेस्टर्न यूपी में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था सरकार को। ये कहां से सर्टिफाइड है कि दंगे करवाएंगे तो सरकार वापस आ जाएगी सत्ता में? क्या कैसी बात, बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं सर आप? गोधरा कांड में आप बात नहीं करेंगे, 2002 में नहीं करेंगे आप सर? उस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। आप कोर्ट के अगेंस्ट है क्या? क्लीन चिट हमें पता है, संविधान से अलग है क्या मिलती है, वो सब पता है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं क्या हो रहा है? इस हिसाब से आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं होगा। को नहीं मानते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं कि बोल रहे हो क्लीन चिट कैसा है? बाबरी का फैसला सुनाता है, उसको राज्यसभा भेजा जाता है, जो दूसरा जज उसमें होता है उसको गवर्नर बना दिया जाता है। जब वो जज की पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो वो हमारे देश के माननीय न्यायाधीश हैं। वो आपको लगता होगा उसमें पॉलिटिकल फायदा, एक मिनट, आपको लगता होगा पॉलिटिकल फायदा, लेकिन जब वो जज की सीट पर बैठे हुए हैं तो वो हमारे लिए माननीय न्यायाधीश हैं और उनका फैसला किसी पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है। अगर इतनी समझ नहीं तो आप डिबेट में बैठना छोड़ दीजिए। आपके ज्ञान पर मुझे तरस आता है, आप बैठना छोड़ दीजिए। आपके ज्ञान पर तरस आता है मुझे सर, आपको बैठना नहीं चाहिए।
आपको देश के मुद्दों पर बात करने का कोई हक नहीं अगर आप देश के संविधान पर नहीं बोल सकते मिर्ची लगी ना, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, सच्चाई मिर्ची आप लगती है, कह नहीं पाएंगे, हमें ज्ञान नहीं है, हम उससे ज्यादा मैं तथ्य आपको दे रहे सुना हैं, तो दूंगा। आपको मिर्ची लगती है मुझे क्योंकि मेरे आपकी पास इतना तनख्वाह फालतू पीछे वक्त से नहीं है, कट मैं आप जाएगी। जैसे लोगों को वक्त प्रवक्ता दूं। मेरे पास पक्ष इतना नहीं रख फालतू पाए, वक्त नहीं भाजपा का है। अच्छी कैसे- मानव जायसवाल साहब, आपके लिए मानव मुश्किल जायसवाल खड़ी हो साहब, जाएगी, that's why आपसे- लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कानून व्यवस्था तो है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहां की राज्य सरकारों के हाथ में, और हावड़ा में तो एक बार जब हिंसा भड़की उसके बाद जब सब कुछ कंट्रोल में था वापस अचानक हिंसा भड़क गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं कह रहा हूं ना, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, 2 यात्रा निकालेगी, एक पीसफुल उन लोगों ने निकाली जो देश के साथ मोहब्बत करते हैं। आप उसमें अपना कोई हमला नहीं कम्युनलिज्म होता, वाला उसमें चश्मा कोई- हटाइए खान साहब, सुनिए, आप सुनिए। अपना कम्युनिज्म वाला चश्मा सुनिए। हटाइए। हमारा देश वो है जब हिंदू और मुस्लिम साथ साथ सेक्युलरिज्म, दिवाली और ईद देश में मनाते हैं। सेक्युलरिज्म का बिल्कुल, चश्मा बिल्कुल। सबको लगाना अनुराग जी चाहिए, आप सुनिए, जैसे मैं आपको कम्युनल बोलता चश्मे हूं। नहीं लगाने चाहिए। कम्युनलिज्म वाला चश्मा हटाइए आप। एक मिनट ठीक है, रुकिए। मानव जी प्लीज। देखिए, आज देश में जो सत्ताधारी है, इनका इतिहास है, जब से ये लोग आए हैं तब से आरएसएस आजादी के पहले से बहुत बार ये बछड़ा खोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया, फलान ने बंटवारा कर दिया। अरे बंटवारा जिसने किया चाहे नहीं किया, आप क्या रास्ते पे उतरे कि मेरा अखंड भारत रहना चाहिए, हमारा अखंड भारत रहना चाहिए? नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक हिंदू ने यात्रा निकली, सब लोगों ने उसको स्वागत किया, हर समुदाय ने स्वागत किया, वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि दूरबीन आपकी वो नहीं है। दूरबीन है कि भाजपाइयों के ऊपर क्यों अटैक हो गया, ये भाजपाई हमारे अरे एक मिनट मानव जायसवाल साहब, आपके मुताबिक मैं आपके टर्मिनोलॉजी में सवाल पूछता हूं, अगर भाजपाई भी यात्रा निकाल रहे थे तो क्या भाजपाइयों पर पत्थर चलाइएगा? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि भाजपाई गुंडे हैं, ये दंगाई है। अब वो गुंडे हो गए, दंगाई बना दिया, वो गुंडे हो गए। मतलब आपकी पार्टी में सौरभ सिकदर साहब गुंडे हैं, कार्यकर्ता नहीं है। ये जो 2 नटवर कर लिया कहीं ना कहीं पत्थर आपके तरफ से चला गया था, क्योंकि अभी आपने बोला एक जुलूस में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ था, तो आप ये मान लिया ना कि आप ही ने किया था। देश में ये जानते हैं कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं इनको करे से करे टक्कर दे रही हैं और खत्म हो गई है इनकी साथ। ठीक है मानव जी, अच्छे सौरभ सिकदर प्लीज, और हमारे अच्छे दिन बहुत सौरभ सिकदर जी वो कह रहे हैं जी इसके मतलब मान लिया कि हमला हुआ था और उस जुलूस में, और हमला करवाए गए थे, क्योंकि अभी उसने बोला कि एक जुलूस का स्वागत किया गया था, दूसरे के ऊपर हमला किया गया था। यही है तृणमूलियों का असली चेहरा। और जो ये असली चेहरा आज नहीं तो कल बेनकाब होने वाले हैं। एनआईए का जांच होने ठीक है। नहीं, मुझे इन सारे पहलुओं से अलग मुझे एक पहलू ये भी दिखता है मानव जी और सौरभ जी, मुझे इन सारे पहलुओं से अलग एक पहलू ये भी दिखता है, चाहे वो नीतीश कुमार क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार क्यों ना हो, ये पहलू मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि अगर इन मामलों पर जांच बैठाई गई तो बहुत निष्पक्षता के साथ जो भी दोषी होंगे कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, एक बहुत बेसिक सा सवाल जो मेरे सामने है, शायद पूरे देश के सामने, कि इतने अहम मौके पर ये सारी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर एक पहलू ये देख भी लें कि वाकई में ये टूलकिट का हिस्सा है जिसके तहत ये पूरे देश में एक ही पैटर्न पर सब कुछ आयोजित करवाया जा रहा है, तो सर आपको नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच की, कोई एक तीसरा पर्सन इसमें एंटर होने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसके लिए मुद्दा ज्यादा बड़ा देश का विकास नहीं है, उसके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा वो कम्युनलिज्म है जिसके आधार पर ये दंगे करवाए जा रहे हैं? देखिए, का हमेशा फायदा बीजेपी को हुआ है। दंगा फैलेगा और देश के अंदर कोई भी जान जाएगी तो वो देशवासी की जाएगी जी। आज अगर बुरा ना माने एक विषय बोलते, अगर आज देश के अंदर प्रशंसा होती है कि देश का नेतृत्व बड़ा सशक्त है, ये कहा जाता है कि देश की सरकार बड़ी सशक्त है, तो दायित्व किसका बन जाता है? क्यों नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर मन की बात करते हैं तो उस मन की बात के अंदर इन बयानों पे अंकुश लगाते? किसके कारण सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है? क्या मन की बात में कभी देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कहा कि इस देश के अंदर जो सब लोग रह रहे हैं उनको सबको एक साथ सम्मान करना है, किसी भी मजहब के अंदर किसी भी मजहब की कोई दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, मजहब और सबकी दीवारें सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नारा है। किसी का विकास ये नहीं खत्म हो जाए। और सुनिए, नारा इसलिए आया क्योंकि इनको पता कि ये नहीं करने वाले। बंगाल का इलेक्शन आए तो बंगाल में कपड़ों से पहचाना जाता है, ये मोदी जी का शब्द है। लेकिन ये मुझे कैलकुलेशन अभी भी समझ में नहीं आई। नहीं, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी, 10 सेकंड में बताइए मुझे, ये अगर कैलकुलेशन बता रहे हैं कि दंगे होंगे और बीजेपी को फायदा होगा, तो ऐसा किस सरकार में हुआ कि दंगे हुए और सरकार को फायदा हो गया हो?
सत्तासीन पार्टी को फायदा हो गया हो। चक्रपाणी जी, आज 2014 के बाद भाजपा जो इतनी बड़ी पार्टी हुई है उसका सबसे बड़ा तुष्टीकरण राजनीति के अंदर। ठीक है, 1 मिनट 10 सेकंड है मेरे पास। स्वामी चक्रपाणी जी प्लीज अपनी बात कर लीजिए। 15 लाख की बात करें, लास्ट 10 सेकंड, महंगाई की बात करके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देश में भ्रष्टाचार की बात करें। चंद्रमोहन जी प्लीज 1 मिनट बोल लेने दीजिए। जिस दिन चक्रपाणी महाराज जी देश के मुद्दों की बात करने लग चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस पर चर्चा बहुत लंबी और बड़ी हो सकती है, बहुत ब्रेद हो सकती है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर सब कुछ एक जैसा क्यों है। जब एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है ना और दो सवालों के जवाब एक जैसे हो जाते हैं जिस पर अलग अलग डाइवर्सिटी वाले जवाब हो सकते थे, तब भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये दोनों आंसर मिल कैसे रहे। फिर तो यहाँ पर देश की बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त